हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हमारी यूनिट नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए, हमें औषधों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 क्या है कि हमें औषधों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए आंसर देखिए बच्चों, औषधों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जाता है क्योंकि औषधों से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों के लिए यह उपयोगी होता है। जैसे भेषज गुण विज्ञानीय, देखिए ध्यान दीजिएगा, भेषज गुण विज्ञानीय यानी फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण डॉक्टरों के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे इन्हें किसी बीमारी से संबंधित सभी औषधों की जानकारी हो जाती है। क्लियर है? आगे देखिए। इसी प्रकार रासायनिक संरचना या लक्ष्य अणुओं पर आधारित वर्गीकरण एक केमिस्ट यानी रसायनज्ञ के लिए उपयोगी होता है जो औषध का संश्लेषण करता है। अणु लक्ष्यों के आधार पर वर्गीकरण से केमिस्टों को किसी विशेष ग्राही स्थल के लिए सर्वाधिक प्रभावी औषध के निर्माण में सहायता मिलती है। क्लियर है बच्चों? आया आपको यह आंसर समझ में? चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। देखिए बच्चों, औषध रसायन के पारिभाषिक शब्द लक्ष्य अणु अथवा औषध लक्ष्य को समझाइए। तो देखिए बच्चों, औषध रसायन के जो पारिभाषिक शब्द है लक्ष्य अणु अथवा औषध लक्ष्य को हमें समझाना है। तो देखिए आंसर देखिए, औषध रसायन में लक्ष्य गुण या औषध लक्ष्य वे वृहद अणु यानी जैव अणु होते हैं जिनसे औषध क्रिया करके चिकित्सीय प्रभाव दर्शाती है। जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है? आया समझ में ये आपको? आगे देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उन वृहद अणुओं के नाम लिखिए जिन्हें औषध लक्ष्य चुना जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आंसर देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा न्यूक्लिक अम्ल वे वृहद अणु हैं जिन्हें औषध लक्ष्य चुना जाता है। क्लियर है? देखिए कितने आसान आंसर है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, बिना डॉक्टर से परामर्श लिए दवाइयाँ क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखिए जो देखिए इसके आंसर को देखिए, बिना डॉक्टर से परामर्श लिए दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा में दवा विषैला प्रभाव डालती है तथा जीवधारी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करती है। केवल डॉक्टर ही बीमारी का सही निदान करके सही दवा की उचित मात्रा बता सकता है। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह से या डॉक्टर के परामर्श से ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, रसायन चिकित्सा शब्द की परिभाषा दीजिए। देखिए जो रसायन चिकित्सा क्या होती है। देखिए रसायन चिकित्सा वह चिकित्सा है जिसमें रसायनों द्वारा रोगों का इलाज किया जाता है। तो देखिए जो कितनी आसान परिभाषा है भाई। रसायन चिकित्सा क्या होती है? ऐसी चिकित्सा होती है जिसमें रसायनों का उपयोग किसी भी बीमारी के इलाज में किया जाता है या हम कह सकते हैं कि किसी भी रोग के इलाज में किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, एंजाइम की सतह पर औषध को थामने के लिए कौन से बल कार्य करते हैं। देखिए जो समझिए इसके आंसर को। देखिए एंजाइम की सतह पर औषध को थामने के लिए आयनिक बल, हाइड्रोजन बल, वंडरवॉल्स बल या द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों? आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रति अम्ल एवं प्रति एलर्जी औषध हिस्टामिन के कार्य में बाधा डालती है, परंतु ये एक दूसरे के कार्य में बाधक क्यों नहीं होती। देखिए समझिए, प्रति अम्ल तथा प्रति एलर्जी औषध एक दूसरे के कार्य में बाधक नहीं होती क्योंकि ये अलग अलग ग्राहियों पर कार्य करती है। देखिए जो समझिए इसके आंसर को भाई, जो प्रति अम्ल और प्रति एलर्जी जो औषध होते हैं वो एक दूसरे के कार्य में बाधा नहीं डालती है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि ये अलग अलग ग्राहियों पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अतः
प्रतिहिस्टामिन आमाशय के अम्ल स्त्रवण पर प्रभाव नहीं डालती क्योंकि यह आमाशय की दीवारों में स्थित ग्राहियों से क्रिया नहीं करती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। देखिए बच्चों, नोर एड्रीनलिन का कम स्तर अवसाद का कारण होता है। इस समस्या के निदान के लिए किस प्रकार की औषधि की आवश्यकता होती है? 2 औषधों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, इसके आंसर को देखिए नोर एड्रीनलिन का कम स्तर अवसाद का कारण होता है। इस समस्या के निदान के लिए प्रति अवसादक औषधों की आवश्यकता होती है। देखिए बच्चों, हम ये पढ़ के भी आए हुए हैं कि नोर एड्रेनालिन का जब कम स्तर हो जाता है तो क्या होता है? अवसाद उत्पन्न हो जाता है। तो अवसाद के निदान के लिए या हम बोल सकते हैं कि समस्या के निदान के लिए प्रति अवसादक औषधों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आगे देखिए, ये औषध उस एंजाइम को संदमित करती है जो नोरएड्रेनालिन के विघटन यानी निम्नीकरण को उत्प्रेरित करता है। जब यह एंजाइम संदमित हो जाता है तो इस महत्वपूर्ण तंत्रिकीय संचारक का उपापचयन धीरे होता है तथा यह अपने ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय रख सकता है। आगे देखिए, इससे अवसाद का असर कम हो जाता है। ठीक है, और देखिए इसके उदाहरण देखिए, एप्रोनाइजेट तथा फिनलजिन। देखिए बच्चों, फिनलजिन को नॉर्डिल भी कहते हैं। ठीक है, आया समझ में ये आपको? आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। देखिए, वृहद स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी शब्द से आप क्या समझते हैं? समझाइए। देखिए ध्यान दीजिए, जीवाणु अथवा अन्य सूक्ष्म जीवियों का वह परास जिस पर प्रतिजैविक का प्रभाव होता है उसे प्रतिजीवाणु यानी प्रतिजैविक का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और देखिए, जो प्रतिजीवाणु ग्रेम ग्राही यानी ग्रेम पॉजिटिव तथा ग्रेम अग्राही यानी ग्रेम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास का विनाश या विरोध करके बहुत से संक्रमणों को ठीक कर देते हैं, उन्हें वृहद या विस्तृत स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी यानी प्रतिजीवाणु कहते हैं। देखिए जो ये हम पढ़ के भी आए हुए हैं। और देखिए इसके उदाहरण देखिए, क्लोरेम्फेनिकोल। और देखिए इससे निमोनिया, टाइफाइड, पेचिस, मूत्र संक्रमण, मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर में प्रयुक्त करते हैं। क्लियर है? तो ये आंसर आपको समझ में आया होगा। चलें आगे। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 10। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 देखिए, पूतिरोधी तथा संक्रमणहारी किस प्रकार से भिन्न है? देखिए जो समझिए, प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि पूतिरोधी तथा संक्रमणहारी किस प्रकार से भिन्न है। प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। और देखिए प्रत्येक का हमें एक उदाहरण देना है। देखिए आंसर देखिए बच्चों, पूतिरोधी तथा संक्रमणहारी ऐसे रसायन होते हैं जो या तो सूक्ष्म जीवियों को मार देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, पूतिरोधियों को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट तथा अल्सर पर लगाया जाता है। फ्यूरासीन तथा सोफ्रामाइसिन इसके मुख्य उदाहरण है। तो देखिए बच्चों, ये इसके उदाहरण हो गए। एक तो हो गया फ्यूरासीन और दूसरा हो गया सोफ्रामाइसिन। तो ये दोनों क्या है? पूतिरोधी के उदाहरण। ठीक है, आगे देखिए, संक्रमणहारी भी सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करते हैं तथा इनका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श, नालियों तथा यंत्रों को रोगाणु मुक्त करने में किया जाता है। और उदाहरण देखिए, फिनोल का 1% विलयन। तो देखिए समझिए, फिनोल का 1% जो विलयन होता है वो संक्रमणहारी की तरह कार्य करता है और संक्रमणहारियों का जो प्रयोग है वो निर्जीव वस्तुओं के ऊपर किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है? देखिए जो देखिए इसके आंसर को देखिए। और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण आमाशय क्षारीय हो जाता है। देखिए तो ध्यान दीजिए भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण क्या होता है? आमाशय क्षारीय हो जाता है, जिसके कारण अम्ल का उत्पादन अधिक होता है तथा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रति अम्लों से केवल रोग के लक्षण कम होते हैं, कारण नहीं।
इसलिए सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन को प्रति अम्ल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि ये हिस्टामिन की क्रिया को रोककर अम्ल के उत्पादन को ही रोक देते हैं, अतः ये श्रेष्ठ प्रति अम्ल है। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है? एक ऐसे पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसे पूतिरोधी तथा संक्रमणहारी दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। देखिए बच्चों आंसर, फिनोल एक ऐसा पदार्थ है जिसे पूतिरोधी तथा संक्रमणहारी दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। सांद्रता में परिवर्तन से वही पदार्थ पूतिरोधी अथवा संक्रमणहारी का कार्य कर सकता है। फिनोल का 0.2% विलयन पूतिरोधी होता है, जबकि इसका 1% यानी 1% विलयन संक्रमणहारी होता है। तो देखिए बच्चों ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। भाई हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक ऐसे पदार्थ का उदाहरण दीजिए जो पूतिरोधी या संक्रमणहारी दोनों की तरह व्यवहार करता है, यानी दोनों की तरह जिसे प्रयोग में ले सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिनोल। देखिए और देखिए इसमें समझिए भाई जो फिनोल का 0.2% विलयन होता है वो तो पूतिरोधी होता है, ठीक है, यानी उसको पूतिरोधी की तरह काम में ले सकते हैं, जबकि इसका 1% जो विलयन होता है वो संक्रमणहारी होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 13। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिए डेटॉल के प्रमुख संघटक कौन से हैं? देखिए बच्चों डेटॉल के प्रमुख संघटक क्लोरोजाइलिनोल तथा टर्पिनियोल होते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछा जा सकता है। चलें आगे। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 14। आयोडीन का टिंचर क्या होता है, इसके क्या उपयोग है? देखिए बच्चों आंसर देखिए, आयोडीन का अल्कोहल जल मिश्रण में 2 से 3% विलयन आयोडीन का टिंचर कहलाता है। इसे घाव पर लगाते हैं तथा यह पूतिरोधी होता है। क्लियर है? आया समझ में ये आपको? चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न 15। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 15 देखिए, खाद्य पदार्थ परिरक्षक क्या होते हैं? देखिए बच्चों खाद्य पदार्थ परिरक्षक के बारे में पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ परिरक्षक क्या होते हैं। तो देखिए खाद्य परिरक्षक, देखिए खाद्य पदार्थों को पड़ा रखने पर उनमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण ये खराब हो जाते हैं। अतः वे पदार्थ जिन्हें खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें परिरक्षक कहते हैं। कुछ सामान्य परिरक्षक निम्नलिखित है। देखिए साधारण नमक, चीनी, वनस्पति तेल, सोडियम बेंजोएट, देखिए सोडियम बेंजोएट, सार्बिक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल के लवण। एक अच्छे खाद्य परिरक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अब देखिए बच्चों एक अच्छे खाद्य परिरक्षक की बात करें तो उसमें निम्न गुण होने चाहिए। देखिए पहला देखिए खाद्य पदार्थों पर इनका लंबे समय तक असर होना चाहिए। दूसरा ये स्वादहीन होने चाहिए। तीसरा इन्हें अल्प मात्रा में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। आगे देखिए चौथा देखिए इनकी खाद्य पदार्थों से कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। पांचवा देखिए इनके प्रयोग से जलन, अम्लता, एलर्जी, गैस तथा पित्त नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 16। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 16 देखिए, एस्पार्टेम का प्रयोग केवल ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों तक सीमित क्यों है? देखिए एस्पार्टेम एक कृत्रिम मधुरक है जिसका प्रयोग केवल ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि इसे खाना बनाने के ताप तक गर्म करने पर वह विघटित हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 17, कृत्रिम मधुरक क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। देखिए जो देखिए आंसर क्या है, वे पदार्थ जो शर्करा के स्थान पर मधुरक के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं लेकिन उनका कोई पोषण मान नहीं होता, उन्हें कृत्रिम मधुरक कहते हैं। सैकरिन, देखिए उदाहरण देखिए सैकरिन जिसे ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड कहते हैं। सैकरिन तथा एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरकों के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 18। देखिए मधुमेह के रोगियों के लिए
मिठाई बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मधुरकों के क्या नाम है। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 18 क्या है कि मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मधुरकों के नाम बताना है। तो देखिए आंसर देखिए, मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मुख्य मधुरक सैकरीन यानी ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड है, क्योंकि इसका कोई पोषण मान नहीं होता, ठीक है, तथा यह शरीर से अपरिवर्तित रूप में ही मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यह पूर्णतः अक्रिय तथा अहानिकारक होता है। इसके अतिरिक्त सुक्रालोस को भी इसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आया समझ में। आगे देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिए बच्चों, एलिटेम को कृत्रिम मधुरक की तरह उपयोग में लाने पर क्या समस्याएं होती है। प्रश्न नंबर 19 देखिए बच्चों, भाई जो एलिटेम है उसे कृत्रिम मधुरक के रूप में उपयोग में लेने पर क्या समस्या उत्पन्न होती है, ये हमें बताना है। तो देखिए आंसर देखिए, एलिटेम एक अधिक प्रबल कृत्रिम मधुरक है जो कि सुक्रोज से 2000 गुना अधिक मीठा होता है। यह स्थायी होता है, लेकिन इसके द्वारा उत्पन्न मिठास को नियंत्रित करना कठिन होता है। तो समझ में आई आपको समस्या, भाई क्या समस्या उत्पन्न होती है कि इसके द्वारा उत्पन्न मिठास को नियंत्रित करना क्या होता है, कठिन। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 देखिए बच्चों, साबुनों की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक किस प्रकार से श्रेष्ठ है। देखिए साबुनों की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि ये मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किए जा सकते हैं। अपमार्जक कठोर जल में भी झाग बनाते हैं क्योंकि इनके कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में विलय होते हैं, अतः ये अवक्षेप नहीं बनाते, जबकि साबुन के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में अविलय होते हैं तथा अवक्षेप बनाते हैं। यह अवक्षेप कपड़ों के रेशों पर चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाता है। ठीक है, अपमार्जकों को अम्लीय माध्यम में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। साबुनों का विलयन क्षारीय होता है जबकि अपमार्जकों का विलयन उदासीन होता है, अतः इन्हें ऊनी, रेशमी जैसे कोमल वस्त्रों को धोने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए। तो देखिए पहला समझाना है धनात्मक अपमार्जक को, दूसरा ऋणात्मक अपमार्जक को समझाना है और तीसरा अनायनिक अपमार्जक को। तो देखिए बच्चों इन तीनों को हमें समझाना है और उदाहरण भी देने हैं। तो देखिए पहला देखिए धनात्मक अपमार्जक। देखिए बच्चों धनात्मक अपमार्जक एमिनो के एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बने चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं। देखिए बच्चों हम लोग धनात्मक अपमार्जक के बारे में पढ़ के भी आए हुए हैं। आगे देखिए, इनमें धनात्मक भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला तथा नाइट्रोजन परमाणु पर धन आवेश होता है, अतः इन्हें धनायनी अपमार्जक कहते हैं। और उदाहरण देखिए इसका, सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये क्या हो गया, धनायनी अपमार्जक का उदाहरण हो गया। ठीक है, धनायनी अपमार्जकों को बालों के कंडीशनरों में प्रयुक्त किया जाता है तथा इनमें जीवाणुनाशक गुण पाया जाता है। महंगे होने के कारण इनका उपयोग सीमित मात्रा में होता है। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा देखिए बच्चों ऋणात्मक अपमार्जक। देखिए ऋणात्मक अपमार्जक लंबी श्रृंखला युक्त सल्फोनीकृत एल्कोहलों अथवा हाइड्रोकार्बनों के सोडियम लवण होते हैं। जैसे देखिए सोडियम पैरा एल्किल बेंजीन सल्फोनेट तथा सोडियम लॉरेल सल्फोनेट या सल्फेट। आगे देखिए दीर्घ श्रृंखला वाले एल्कोहलों की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर पहले एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं, जिनकी क्रिया क्षार से कराने पर ऋणायनी अपमार्जक बनते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार एल्किल बेंजीन सल्फोनेट एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्लों की क्षार के साथ क्रिया से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हम ऋणात्मक अपमार्जक के बारे में लिख के आएंगे और आगे देखिए ये अभिक्रिया भी हम बता के आएंगे। और देखिए ये हमने पढ़ी है, देखिए बच्चों इन ऋणात्मक अपमार्जकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और एक बार देख लीजिए। देखिए ये क्या है, लोरोइल अल्कोहल है, ठीक है। लोरोइल अल्कोहल की अभिक्रिया सबसे पहले हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या बना, लोरोइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। और जो ये लोरोइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं तो ये बन जाता है सोडियम लोरोइल सल्फेट, यानी ऋणायनीय अपमार्जक का क्या हो जाता है, निर्माण, ठीक है। इस तरीके से देखिए दूसरा देखिए बच्चों ये है डोडेसिल बेंजीन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमने H2SO4 के साथ करवाई, ये बन गया डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्लियर है यहाँ तक का। और इसकी अभिक्रिया यानी ये जो बना है डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया NaOH से करवाने पर ये ऋणायनीय अपमार्जक बनता है सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे ऋणायनीय अपमार्जक के क्या हो गए, उदाहरण, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए एल्किल बेंजीन सल्फोनेटों के सोडियम लवण महत्वपूर्ण ऋणायनीय अपमार्जक होते हैं। ऋणायनीय अपमार्जकों में इनका ऋणात्मक भाग शोधन क्रिया में भाग लेता है। ये सामान्यतः घरेलू उपयोग में आते हैं। ऋणायनीय अपमार्जक दंत मंजन में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब तीसरा देखिए अनायनिक अपमार्जक। देखिए बच्चों अनायनिक अपमार्जकों में कोई आयन नहीं होता है, अतः इसे अनायनिक अपमार्जक कहते हैं। उदाहरण देखिए स्टेरिक अम्ल तथा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया से बना अपमार्जक। तो देखिए अनायनिक अपमार्जक, देखिए ये भी हम पढ़ के आए हुए हैं। देखिए ये अनायनिक अपमार्जक है और ये कैसे बनता है, ये बनता है स्टेरिक अम्ल और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया से। इसमें जल का अणु बाहर निकल जाता है और ये बन गया हमारा अनायनिक अपमार्जक, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अनायनिक अपमार्जक बर्तन धोने में द्रव अपमार्जक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। साबुन की तरह ये भी तेल तथा वसा को मिसेल बनाकर दूर करते हैं। क्लियर है, आया समझ में आपको ये प्रश्न। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 22। देखिए जैव निम्नीकृत होने वाले और जैव निम्नीकृत ना होने वाले अपमार्जक क्या है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए बच्चों आंसर देखिए, वे अपमार्जक जो जीवाणुओं द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकृत अपमार्जक कहते हैं। इनसे प्रदूषण नहीं होता है, इनमें अशाकित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पाई जाती है। और उदाहरण देखिए सोडियम लॉरिल सल्फेट, ठीक है। आगे देखिए बच्चों वे अपमार्जक जो जीवाणुओं द्वारा आसानी से निम्नीकृत नहीं होते उन्हें जैव अनिम्नीकृत अपमार्जक कहते हैं। और देखिए इन अपमार्जकों में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला शाखित होती है। इनका निम्नीकरण धीमा होने के कारण ये एकत्र होते जाते हैं तथा जल के साथ तालाब, नदी आदि में पहुंच जाते हैं एवं झाग उत्पन्न करते हैं जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। क्लियर है। और आगे देखिए उदाहरण देखिए इसका सोडियम 4 और ये ब्रैकेट में है 1357 टेट्रामेथिल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 23। देखिए बच्चों साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता। देखिए प्रश्न क्या है कि जो साबुन है वो कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है। तो देखिए आंसर देखिए, साबुन केवल मृदु जल में ही कार्य करते हैं, कठोर जल में नहीं, क्योंकि कठोर जल में Ca2+ तथा Mg2+ आयन होते हैं। इसलिए सोडियम अथवा पोटेशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर वह अघुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए समझिए इसको। देखिए बच्चों ये क्या है, साबुन है, ठीक है, साबुन है। और जब साबुन कठोर जल से अभिक्रिया करता है, और देखिए बच्चों कठोर जल में हमें पता है Ca2+ और Mg2+ आयन होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये साबुन है, जब ये पानी में उपस्थित कठोर जल में उपस्थित CaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए NaCl बनता है और साथ में देखिए कैल्शियम स्टेरेट बनता है। तो ये क्या बना, कैल्शियम स्टेरेट अघुलनशील, देखिए अघुलनशील कैल्शियम साबुन बन गया।
आगे देखिए, ये अघुलनशील साबुन मलफेन की भांति जल से पृथक हो जाते हैं तथा शोधन अभिकर्मक के रूप में उपयुक्त नहीं रहते। ठीक है, ये अच्छी धुलाई में रुकावट डालते हैं क्योंकि यह अवक्षेप कपड़ों के रेशों पर चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 24। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 24 क्या है? क्या आप साबुन तथा संश्लेषित अपमार्जकों का प्रयोग जल की कठोरता जानने के लिए कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसके आंसर को देखिए। देखिए बच्चों साबुन का प्रयोग जल की कठोरता जानने के लिए किया जा सकता है। देखिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा भी है कि भाई जो साबुन होते हैं वो कठोर जल के साथ झाग नहीं देते, जबकि मृदु जल के साथ आसानी से झाग देते हैं। तो इस तरीके से हम जल की कठोरता को ज्ञात करने में साबुन का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए वापस, साबुन का प्रयोग जल की कठोरता जानने के लिए किया जा सकता है क्योंकि मृदु जल साबुन के साथ तुरंत झाग देता है, जबकि कठोर जल में झाग बनने में बहुत समय लगता है तथा इसमें चिपचिपा अवक्षेप भी बनता है तथा अवक्षेप की मात्रा के अनुसार जल की कठोरता भी अधिक होती है। लेकिन संश्लेषित अपमार्जकों का प्रयोग जल की कठोरता जानने के लिए नहीं कर सकते क्योंकि ये कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ में झाग देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 25। देखिए साबुन की शोधन क्रिया को समझाइए। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 25 क्या है कि हमें साबुन की शोधन क्रिया को समझाना है। तो देखिए साबुन की शोधन क्रिया, देखिए आंसर देखिए। साबुन की शोधन क्रिया में पायसीकरण यानी इमल्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में साबुन कपड़े पर लगे ग्रीस तथा मिट्टी के कणों का जल के साथ इमल्शन यानी पायस बनाने में मदद करता है। आगे देखिए, साबुन के अणु में अध्रुवीय जल विरोधी तथा ध्रुवीय जल स्नेही भाग होता है। देखिए बच्चों जो साबुन है, भाई हमने पढ़ा है कि साबुन के अणु की अगर बात की जाए तो उसमें अध्रुवीय जल विरोधी भाग होता है और ध्रुवीय जल स्नेही भाग होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये तो प्रदर्शित कर रहा है जल रागी शीर्ष को। जल रागी शीर्ष को हम और क्या बोल सकते हैं? जल स्नेही भाग। देखिए बच्चों जल रागी शीर्ष को हम बोल सकते हैं जल स्नेही भाग, और जल विरागी जो ये पूछ भाग है इसे हम बोल सकते हैं जल विरोधी। देखिए जो एक ही बात है, इसे जल स्नेही भाग बोल सकते हैं, इसे हम जल विरोधी भाग बोल सकते हैं। और ये होता है ध्रुवीय और ये भाग होता है इसका जो यहां से लेके यहां तक का जल विरागी पूछ है, यानी जो जल विरोधी भाग है वो कैसा होता है? अध्रुवीय। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे साबुन को प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे देखिए, कपड़े की सतह पर मिट्टी के कण ग्रीस या तेल द्वारा चिपके रहते हैं। ग्रीस या तेल जल में अविलय होता है, अतः मिट्टी के कणों को केवल जल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, जब साबुन का प्रयोग किया जाता है तो इसका अध्रुवीय एल्किल समूह तेल की बूंदों में विलय होता है। देखिए जो समझिए शोधन क्रिया में क्या होता है कि जब साबुन का हम प्रयोग करते हैं तो इसका अध्रुवीय एल्किल समूह, देखिए समझिए यहाँ पे भाई जो ये अध्रुवीय, भाई ये वाला जो भाग है इसकी बात हो रही है, ये अध्रुवीय भाग होता है। तो देखिए इसका अध्रुवीय एल्किल समूह तेल की बूंदों में विलय होता है, जबकि ध्रुवीय, देखिए ध्रुवीय भाग समूह जल में विलय होता है। अतः तेल की प्रत्येक बूंद के चारों ओर ऋणावेश आ जाता है, इससे इमल्सन बन जाता है तथा मिट्टी के कण युक्त तेल की बूंदें जल के द्वारा क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों समझिए इसे। देखिए बच्चों इस डायग्राम से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए इसको, देखिए ये जो क यानी ये जो पहला डायग्राम है ये क्या है? कपड़े पर कोई ग्रीस का दाग है, या कोई कपड़ा है जिसपे ग्रीस का दाग है। ख में देखिए ग्रीस बूंदों के चारों ओर व्यवस्थित स्टेरेट आयन, देखिए स्टेरेट आयन इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी इनका जो पूंछ वाला भाग है, जल विरोधी जो भाग होता है, भाई जो जल विरोधी भाग अध्रुवीय होता है वो ग्रीस के अंदर फिट हो गया। ठीक है, यानी ग्रीस बूंदों के चारों ओर व्यवस्थित स्टेरेट आयन हो गए। और तीसरा देखिए ग, देखिए ये क्या है? स्टेरेट आयनों से घिरी ग्रीस की बूंदे। तो देखिए जो ग्रीस की बूंद है उसके चारों ओर क्या हो गए? स्टेरेट आयन व्यवस्थित हो गए, यानी एक मिसेल का निर्माण हो गया, मिसेल का निर्माण हो गया ये। और अब जब कपड़े को रगड़ा जाता है, इस तरीके के जो मिसेल बनने के बाद जब कपड़े को रगड़ा जाता है और पानी में धोया जाता है तो क्या होती है? जो चिकनाई है या ग्रीस है वो पानी में चला जाता है और इस तरीके से हमारा कपड़ा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो ये होती है साबुन की शोधन क्रिया। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 26। देखिए बच्चों
यदि जल में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट घुला हो तो आप कपड़े धोने के लिए साबुन एवं संश्लेषित अपमार्जकों में से किसका प्रयोग करेंगे? देखिए आंसर देखिए, जब जल में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का ट्वाइस, ठीक है, घुला हो तो कपड़े धोने के लिए साबुन एवं संश्लेषित अपमार्जक में से संश्लेषित अपमार्जक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अपमार्जकों के कैल्शियम लवण जल में विलय होते हैं, जबकि साबुन Ca+2 आयनों के साथ श्वेत अवक्षेप बना देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 27, देखिए निम्नलिखित यौगिकों में जल रागी एवं जल विरागी भाग दर्शाइए। देखिए बच्चों समझिए, भाई यहाँ पे हमें कुछ यौगिक दिए गए हैं क ख ग, और इनमें हमें जल रागी और जल विरागी भाग बताना है। और देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि जल रागी भाग को जल स्नेही भाग भी कहा जाता है और जल विरागी भाग को जल विरोधी भाग भी कहा जाता है। और जो जल रागी भाग होता है ये होता है ध्रुवीय, और जो जल विरागी भाग होता है ये कैसा होता है? अध्रुवीय। ठीक है, तो इस आधार पे हम इन तीनों यौगिकों में जल रागी और जल विरागी भाग को बता सकते हैं। तो देखिए क ख ग हमें ये तीन दिए गए हैं। देखिए इसमें CH3 ब्रैकेट में CH2 है और ये बाहर क्या है 10, फिर CH2O SO3 माइनस Na+, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए CH3 ब्रैकेट में CH2 और बाहर ये क्या है 15, ठीक है, 15 है, N+ ये CH3 और ब्रैकेट के बाहर 3 यानी CH3 का ट्राइस है और Br- है, ठीक है। और ऐसी देखिए अगर इसकी बात करें CH3 ब्रैकेट में CH2 और ये बाहर 16 है COO, फिर ब्रैकेट में CH2 CH2O और ब्रैकेट के बाहर क्या है यहाँ पे N, CH2 CH2OH, ठीक है। तो हमें देखिए ये तीनों प्रकार के क्या दिए गए हैं? यौगिक दिए गए हैं। तो हम एक एक को लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए आंसर, देखिए पहले को देखिए बच्चों ये हमें कोई पहला यौगिक दिया गया है और आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ये वाला जो भाग है, भाई ये वाला जो भाग है ये कैसा है? ध्रुवीय भाग। देखिए समझने की कोशिश करिए, ये वाला भाग कैसा है? ध्रुवीय, और ये वाला भाग कैसा है? अध्रुवीय, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो ध्रुवीय भाग होता है वो जल रागी या जल स्नेही होता है। तो इसका जो ये वाला भाग है ये तो क्या हो गया? जल रागी भाग यानी जल स्नेही, और ये वाला भाग क्या हो गया? जल विरागी। क्लियर है? आगे देखिए दूसरा, देखिए बच्चों अगर आप इस दूसरे को ध्यान से देखेंगे तो देखिए दूसरे का जो ये वाला भाग है ये भाग कैसा है? ध्रुवीय। ये जो आयनिक भाग है ये कैसा है? ध्रुवीय भाग है, और ये वाला भाग कैसा है? अध्रुवीय, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा? ये वाला भाग जो ध्रुवीय भाग है वो तो जल रागी भाग यानी जल स्नेही होगा, और ये वाला भाग क्या होगा? जल विरागी। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, और अब देखिए ग, देखिए इसमें देखिए इस पूरे की हम लोग बात करें तो देखिए इसका ये वाला जो भाग है ये वाला भाग कैसा होगा? जल रागी भाग यानी जल स्नेही, और ये वाला भाग कैसा होगा? जल विरागी, क्योंकि ये वाला जो भाग है ये आयनिक है, आयनिक भाग है, यानी हम ये कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होगी? ध्रुवंता। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी इनके बीच में क्या होगी? ध्रुवंता होगी, ध्रुवीय होगा। जबकि ये वाला जो भाग है ये कैसा भाग है? अध्रुवीय भाग है। तो ये जो अध्रुवीय भाग है ये तो है जल विरागी, और ये कैसा है? जल रागी या जल स्नेही। क्लियर है? आया समझ में आपको ये वाला आंसर? तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने यूनिट 16 के सभी अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। तो इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करिए। देखिए बच्चों ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसी के साथ हमारी ये यूनिट भी समाप्त हो गई और हमारा सिलेबस भी समाप्त हो गया है। तो देखिए बच्चों जितने भी वीडियो यहाँ बनाए गए हैं उन वीडियो को आप अच्छे से देखिए, उनको पढ़िए, समझिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। और इसी के साथ अब मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ।